तो एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे पॉइंट सोर्सेज के बारे में और फिर उन पॉइंट सोर्सेज से मिला करके अगर हम उनका एरे बनाएं तो उस एरे के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एरे ऑफ टू आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स और एरे ऑफ टू नॉन आइसोट्रोपिक बट सिमिलर पॉइंट सोर्स, जिसको पैटर्न मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स बेसिकली एक एक एंटीना जो पॉइंट की तरह काम कर सके, एक ऐसा सोर्स जिससे मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स रेडिएट हों और वो पॉइंट की तरह मेरे को विजिबल हो। दैट मीन्स अगर हम ये बोलें कि हम फार फील्ड की बात करें, फार फील्ड में हम अपने एंटेना को पॉइंट सोर्स भी कह सकते हैं। फार फील्ड मतलब जब मैं बहुत दूर अपने फील्ड की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, उस फील्ड के इफेक्ट को चेक कर रहा हूँ, तो उसको हम उस पर्टिकुलर एंटीना, भले ही चाहे उसका साइज कितना भी हो, उसको हम पॉइंट सोर्स की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर मैं इन दो इमेज के थ्रू आपको इस पॉइंट सोर्स के बारे में बताना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल ये मेरा एंटीना है, ये मेरा पूरा एंटीना है। सेंटर इसका यहाँ पर है फॉर एग्जांपल, और उस सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस मान करके, सपोज आर डिस्टेंस मान करके, मैंने एक अपना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वेशन सर्कल फॉर्म करा। अब मैं अपने इस एंटेना से रेडिएट होने वाली फील्ड को आर डिस्टेंस अलोंग साइड, पूरे साइड पे एंटेना के कैलकुलेट कर रहा हूँ, है ना। तो इसको ऑब्जर्वेशन सर्कल बोल दिया मैंने। दूसरा एक ये कंडीशन हो सकती है कि वो आर, मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है, वो उस एंटेना के सेंटर से ना मिला करके वो कुछ इस तरीके से माना जाए कि और एंटेना के सेंटर और उस ऑब्जर्वेशन सर्कल के सेंटर में कुछ डिफरेंस है ना। तो ये दोनों ही केसेस में हम अपनी फार फील्ड की स्टडी कर सकते हैं, फार फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एंटेना को, एंटेना के लिए। इन दोनों ही केसेस में हम ये बोलेंगे कि हमारा एंटेना जो है वो पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा अगर ये जो डिस्टेंस है, दिस आर डिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दी रेडियस ऑफ द एंटेना। सिमिलरली अगर मैं इस वाले केस की बात करूं तो इस वाले केस में एंटेना की रेडियस और ये जो डिस्टेंस है एंटेना की रेडियस के, एंटेना के सेंटर से उस ऑब्जर्वेशन सर्किल के सेंटर, अगर वो डिस्टेंस भी, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और ये दोनों डिस्टेंस, चाहे ये वाली डिस्टेंस उस ऑब्जर्वेशन सर्किल के सेंटर और एंटेना के सेंटर के बीच की डिस्टेंस और एंटेना की रेडियस, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा, उन दोनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है और ये दोनों ही डिस्टेंसेस मेरी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से बहुत छोटी है, मतलब r इज वेरी वेरी लार्ज, देन ओनली दीज सोर्सेज कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट सोर्स और आइसोट्रोपिक सोर्स। इसके थ्रू, इस स्टडी के थ्रू हम लोग ये देख सकते हैं कि चाहे एंटेना का साइज कितना भी हो, चाहे वो लीनियर एंटेना हो, नॉन लीनियर एंटेना हो, एरे हो, या वो एक तरीके से उसका कुछ वॉल्यूम हो, उसकी कुछ डायामीटर हो, उसका कुछ एरिया है या उसका कुछ हाइट है, वो सब चीज़ें हम मिनिमाइज कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइज, शेप और कॉम्प्लेक्सिटी। उन सब की जगह हम अपने एंटेना को क्या बोल सकते हैं, एक पॉइंट सोर्स। तो अब हम डिस्कशन करेंगे एरे ऑफ टू आइसोटॉपिक पॉइंट सोर्स। सबसे पहले तो ये कि आइसोटॉपिक पॉइंट सोर्स क्या। आइसोटॉपिक पॉइंट सोर्स मतलब वो जो कि इक्वल अमाउंट ऑफ रेडिएशन हर डायरेक्शन में रेडिएट कर रहा है, तो उसको हम आइसोटॉपिक बोल सकते हैं। तो ये जो अभी मैंने पॉइंट सोर्स के बारे में डिस्कशन करा, अगर मैं इस पॉइंट सोर्स में ऑब्जर्वेशन सर्किल को आर डिस्टेंस पर कांस्टेंट मार रहा हूँ एंटेना के सेंटर से, तो ऑलरेडी वो तब जब मैं उस डिस्टेंस को एंटेना के साइज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा मान करके चलता हूँ, तो ऑलमोस्ट वो डिस्टेंस थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होगी। तो ऐसे केस में हम ये मान करके चलेंगे कि मेरे जो भी रेडिएशंस हैं वो इक्वली रेडिएट कर रहे हैं हर डायरेक्शन में। अब अगर मैं एरे ऑफ टू आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स की बात करूं तो मैं दो अलग अलग आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स लूंगा। सपोज वो आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स कुछ इस तरीके से है ना, एक ये और एक ये। सेंटर से एक सोर्स है लेफ्ट साइड में और सेंटर से एक सोर्स है राइट साइड में। सेंटर मैंने क्यों लिया है, इसलिए लिया है ताकि मैं एक तरीके से इक्वालिटी बना पाऊँ, जितनी डिस्टेंस इधर उतनी डिस्टेंस इधर। सेंटर से वो डिस्टेंस आर या रो जो है वो मेरी ऑलरेडी मुझे पता है, तो मैं आराम से उस डायरेक्शन में इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो टोटल डिस्टेंस जो है डी, वो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है डी, और उस
पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे जिस डिस्टेंस पर मैं अपने इस एरे की वजह से फील्ड कैलकुलेट करूंगा उसकी डिस्टेंस मैंने मान ली है फॉर एग्जांपल r। और अपनी सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको एक्स वाई प्लेन में मेजर कर रहा हूँ, यानी मैंने z एक्सिस पर वो एंटेना, अगर लीनियर एंटेना है तो वो z एक्सिस पर रख रखे हूँ। तो इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट फील्ड है वो कुछ इस तरीके से होगी। अगर इसकी वजह से पॉइंट पर फील्ड है ये, इस वाले की वजह से सॉरी इस वाले की वजह से ये है ऊपर की तरफ होगी क्योंकि ये नियर है ना, और इस वाले से थोड़ा दूर की तरफ होगी, नीचे की तरफ होगी। और उन दोनों के रिजल्टेंट फील्ड्स को अगर मैं कुछ इस तरीके से मिला दूं तो ये रिजल्टेंट फील्ड हो जाएगी। अब आप देख सकते हो जो रिजल्टेंट फील्ड है वो रिजल्टेंट फील्ड इस इंडिविजुअल सोर्स की वजह से जो फील्ड जनरेट हो रही है उन दोनों के बीच में साई बाई 2 एंगल मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। यानी अगर इसकी वजह से ई नॉट, चूंकि ये आगे की तरफ है तो यहाँ पर ये फील्ड डिस्टेंट पॉइंट पर थोड़ी पहले पहुंच जाएगी, और इससे जो सोर्स 1 से जनरेट होगी वो फील्ड वो इस पॉइंट पर थोड़ी लेट पहुंचेगी। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने आप देख सकते हो 2 में लगा रखा है प्लस जे शाई बाई 2, और माइनस में लगा रखा है सॉरी 1 में लगा रखा है माइनस जे शाई बाई 2। ई नॉट उस इंडिविजुअल सोर्स का पैटर्न है, ई नॉट, इसके भी ई नॉट और इसके भी। अब हम अगर मैं डी आर को कैलकुलेट करूं तो डी आर जो है वो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमेशा हम किस में कैलकुलेट कर रहे हैं, रेडियंस में कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। जैसे हम डिस्कस करते हैं फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस। तो अगर पार्ट डिफरेंस मेरा डी है तो ऑलरेडी मैंने उस डी आर को रेडियंस में फेज में कैलकुलेट कर लिया है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू द डिस्टेंस, द पाथ डिफरेंस। तो इस 2 पाई बाई लैम्डा को मैंने बोल दिया बीटा, तो डी आर की वैल्यू हो गई बीटा इंटू डी। ठीक। अब मैं ई, जो रिजल्टेंट ई है ये वाली, इन दोनों की वजह से सोर्स 1 और 2 की वजह से जो रिजल्टेंट फील्ड है ई, उसको लिख सकता हूं मैं इंडिविजुअल सोर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से, इंडिविजुअल सोर्सेज के फील्ड के कॉम्बिनेशन की वजह से। तो लिख सकता हूँ ई नॉट ई टू पावर माइनस जे शाई बाई 2 प्लस ई नॉट ई पावर जे शाई बाई 2। ठीक है। और फिर उसके बाद मैं इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, और ई की पावर माइनस जे शाई बाई 2 और ई की पावर प्लस जे शाई बाई 2 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा मेरा कॉस, है ना। तो मैं लिख सकता हूं ई विल बी 2 ई नॉट कॉस शाई बाई 2। और यहां से मैं शाई की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकता हूं। शाई जो है मेरा वो है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, अब देखो अगर मैं आपको ये एक डिस्टेंस मान लूं, है ना, जैसे ये पैरेलल लाइंस मैं टुवर्ड्स पॉइंट मान लेता हूं, इससे इधर की तरफ, है ना, इससे इधर की तरफ, तो ऑब्वियसली इन दोनों लाइंस में डिफरेंस क्या होगा, है ना। अगर मैं इसको डिस्टेंट पॉइंट मानूं, थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई है तो आप थोड़ा सा आप इसको समझ सकते हो। ठीक है। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को यहाँ से लेके यहाँ तक मान रहा हूँ r, है ना, तो ऑब्वियसली ये वाली भी डिस्टेंस r होगी क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं, ये वाली डिस्टेंस भी r होगी क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं। लेकिन ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये होगी r प्लस ये वाली लाइन, ये वाली डिस्टेंस, है ना। और ये वाली जो लाइन होगी वो होगी ये वाली डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यानी अगर मैं इसमें से, यानी r में से ये वाली लाइन सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये कितनी होगी, ये बेसिकली होगी कितना, ये वाला एंगल कितना होगा, देखो ये है डी बाई 2, है ना, ये वाला एंगल है फाई, तो ऑब्वियसली ये वाला भी फाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा डी बाई 2 कॉस फाई। तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी डी बाई 2 कॉस फाई। सिमिलरली पॉइंट सोर्स 2 की वजह से भी ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी कितनी होगी डी बाई 2 कॉस फाई। ठीक है। तो उस डी बाई 2 कॉस फाई और इस d बाई 2 कॉस फाई में ये जो d है, इस d को हम बेसिकली डी आर में रिप्रेजेंट करेंगे, तो डी आर कॉस फाई। ठीक है। प्लस डेल्टा, ये एक इन जनरल शाई की वैल्यू है, क्योंकि शाई बाई 2 मैंने ऑलरेडी यहाँ कर दिया, तो ये आधा आधा इधर उधर दोनों साइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम अलग अलग केसेस में इस एरे की स्टडी करेंगे। एक बार हम मान लेंगे कि ये जो डेल्टा है वो जीरो है ना। एक बार हम मान लेंगे कि उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है, यानी शाई जो है वो जीरो है। एक बार हम ये बोल सकते हैं कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सपोज लैम्डा बाई 2 है ना। तो अगर अलग अलग केसेस में हम इनकी अलग अलग स्टडी करेंगे, डी आप अलग अलग चेंज करते जाओ, है ना। डेल्टा यानी
उन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है, उन दोनों सोर्सेस के बीच में जो फेज डिफरेंस है, और वो रिजल्टेंट फील्ड मेरी सेम फेज में है। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग कॉम्बिनेशन से हम इस एरे ऑफ टू आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स की स्टडी करेंगे। तो अब बात करते हैं केस वन की। केस वन जिसमें हमने सेम एम्पलीट्यूड और सेम फेज लिया है ना। तो अभी हमने रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करी है 2E0 cos psi by 2, और जो psi की वैल्यू है उसमें कितनी है, dr cos phi प्लस डेल्टा। अब सेम एम्पलीट्यूड और सेम फेज मतलब ये E0 दोनों में ही सेम है, तो ये ऑलरेडी सेम का कंडीशन मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। और जो फेज है डेल्टा, ये मेरा जीरो है, तो डेल्टा इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स psi विल बी ओनली dr cos phi। और आपको dr पता ही है क्या है, dr कितना है, dr इज व्हाट, dr इज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डी। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी ये चीजें पता है। ठीक, अब आपका रिजल्टेंट फील्ड पैटर्न क्या आया, रिजल्टेंट फील्ड पैटर्न आया ये, है ना। तो यहां से अगर मैं नॉर्मलाइज्ड निकालूं, नॉर्मलाइज्ड वैल्यू निकालूं फील्ड की, क्योंकि बेसिकली मैं चाहे फील्ड पैटर्न को प्लॉट करूं या पावर पैटर्न को प्लॉट करूं, मैं नॉर्मलाइज सेंस में प्लॉट करता हूं, जिससे कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 मिल सके मुझे। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, है ना, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 2E0। तो जो ई एन आएगा नॉर्मलाइज पैटर्न, वो क्या आएगा, वो आएगा E डिवाइड बाई 2E0। दैट मीन्स ओनली कॉस शाई बाई 2। ठीक है, और कॉस शाई बाई 2 की जगह अगर मैं शाई की जगह रख दूं 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डी, तो अलग अलग डी की वैल्यू के लिए इसकी अलग अलग वैल्यू होगी। तो फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं डी मेरा जो है, यानी उन दोनों आइसोट्रोपिक सोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, लैम्डा बाई 2। ठीक, तो अगर मैं d इक्वल टू लैम्डा बाई 2 लेता हूं तो dr कितना हो जाएगा, dr हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 2, लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2 से 2 कट गया, dr इज इक्वल्स टू पाई। नाउ व्हेन dr इक्वल्स टू पाई यू कैन पुट इट हियर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा कॉस शाई, कितना था, शाई था dr cos फाई, है ना, शाई था dr cos फाई। तो और dr की वैल्यू कितनी है, पाई, यानी ये हो जाएगा पाई cos फाई बाई 2। ठीक है, पाई बाई 2 cos फाई, ये मेरा नॉर्मलाइज फील्ड पैटर्न आएगा। अब इस नॉर्मलाइज फील्ड पैटर्न में मुझे क्या निकालना है, मुझे केवल दो चीज निकालनी है अभी फिलहाल के लिए। एक, उसका मैक्सिमा कहां पर मिल रहा है, किस फाई की वैल्यू पर मुझे मैक्सिमम मिलेगा, और किस फाई की वैल्यू पर मुझे मिनिमम मिलेगा। तो अगर कॉस पाई कॉस फाई बाई 2 के का मुझे मैक्सिमा निकालना हो, तो ये मैक्सिमा मुझे कब मिलेगा बताओ। ये मैक्सिमा तब होगा जब कॉस की वैल्यू जीरो, कॉस ये वाली वैल्यू जीरो हो, क्योंकि कॉस जीरो पे ही 1 मिलता है ना। यानी या तो ये वाली वैल्यू कॉस जीरो हो, या क्या हो, ऑब्वियसली 2 पाई हो, है ना, या सिंपल 2n पाई हो। तो अगर मैं पाई कॉस फाई को बाई 2 को इक्वेट कर दूं 2n पाई से, तो मेरा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना। कॉस फाई कितना आएगा, कॉस फाई इक्वल्स टू व्हाट, 4n। ठीक है, अब यहां पर मेरे n की वैल्यू अगर जीरो है तो कॉस फाई मेरा कितना मिलेगा, जीरो। ठीक है, दैट मीन्स फाई इक्वल्स टू कितना, कॉस जीरो कब होता है, जब फाई 90 हो। तो 90 डिग्री पर मुझे क्या मिल रहा है, बेसिकली मुझे मिल रहा है फाई मैक्सिमा। ठीक है, ये फाई मैक्स है, ये मैक्सिमा से हम कंपेयर करें तो यहाँ पर लिख लो चाहे फाई मैक्स। तो फाई मैक्स कितना आ गया, 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री पे आपको मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, तो आप इसी तरीके से मिनिमा निकाल सकते हो। मिनिमा कब होगा, जब आपका पाई बाई 2 हो, है ना, या 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो। 2n प्लस 1 पाई बाई 2 रखोगे आप, तो आप देखोगे कि मेरा जो फाई मिनिमा आ रहा है वो कितना आएगा, वो आपका आ जाएगा 0 डिग्री या 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू -1 भी लूँ, क्योंकि -1 भी होता है, तो सिंपल मैं -1 की जगह 2n पाई की जगह खाली पाई रख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ 1 वैल्यू रखूँगा इसकी, तो ऑलरेडी 90 प्लस 180 मतलब 270 डिग्री भी मेरे को यहाँ पर एक और मैक्सिमम मिल जाएगा। तो फाइव मैक्सिमा 1 के लिए, ऑलरेडी 1 के लिए, +1 के लिए 0 90, और -1 के लिए 270, ये दोनों मैक्सिमा ही बोले जाएंगे। और मिनिमम मेरा आ जाएगा
0 और 180 पे। तो उसका रेडिएशन पैटर्न हम कुछ इस तरीके से प्लॉट करेंगे। यहाँ पर 90 आप देख सकते हो, 90 पे और 270, ये 5 = 0 वाली लाइन है, ये 90, ये 180, ये 270 और अभी ये 360। तो 90 पे और 180 पे मेरा मैक्सिमम मिल रहा है, और जीरो मेरा मिल रहा है कहाँ, जीरो मेरा मिल रहा है 0 पे और 180 पे। ठीक है, ऐसे ही आप हाफ पावर पॉइंट्स भी निकाल सकते हो। इस केस में हाफ पावर पॉइंट्स आएंगे 60, 120 और 240 और 300। ठीक है, ये तीनों आप चारों पॉइंट्स आप निकाल करके देख सकते हो। बिल्कुल इसी तरीके से कंपेयर आपको क्या करना है, कॉस पाई कॉस फाई बाई 2 की वैल्यू आपको एक बार लेनी है 0, तो वो आपका मिनिमा आ जाएगा। एक बार लेनी है 1, तो आपका मैक्सिमा आ जाएगा। एक बार लेनी है 1/2, क्योंकि हाफ पावर पॉइंट है, 1/√2 बेसिकली। ठीक है, क्योंकि हाफ पावर पॉइंट में एनर्जी बात कर रहा हूँ, तो एनर्जी के लिए मैं 1/√2 लेता हूँ हाफ पावर पॉइंट्स। तो ई की वैल्यू लोगे 1/√2, तो आपको जो 5 मिलेगा वो आपको हाफ पावर पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो आप ये तीनों पॉइंट्स इजीली निकाल सकते हो इस केस में। तो अब बात कर लेते हैं सेम एम्पलीट्यूड और ऑपोजिट फेज। सेम एम्पलीट्यूड और ऑपोजिट फेज का क्या मतलब है कि मेरा एक अगर प्लस वी से चार्ज है तो एक माइनस वी से चार्ज हो। तो अगर एक की फील्ड इंटेंसिटी प्लस ई है तो दूसरे की फील्ड इंटेंसिटी माइनस ई होगी। तो ऐसे केस में अगर मैं ई जो है मेरा रिजल्टेंट फील्ड वो E1 प्लस E2 दोनों सोर्सेज की अलग अलग रीडिंग की वजह से आएगा। तो अगर E1 मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो ये मैं नेगेटिव लूँगा। दैट मीन्स अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मेरा E0 ई की पावर जे शाई बाई 2 है, तो दूसरा वाला माइनस E0, और चूंकि रिटार्डेड फील्ड होगी माइनस का साइन भी आएगा, तो माइनस जे शाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिवाइड बाई 2J और मल्टीप्लाई बाई 2J कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, E0 कॉमन ले लेंगे, ये 2J बाहर है ही, E0 मैंने कॉमन ले लिया, ये बचा ई की पावर जे शाई बाई 2 माइनस ई की पावर माइनस जे शाई बाई 2 डिवाइड बाई 2J, और ये पूरा का पूरा क्या बन गया, ये पूरा का पूरा बन गया 2J E0 साइन शाई बाई 2। अगेन शाई की वैल्यू मेरी कितनी है, शाई की वैल्यू मेरी है dr cos फाई प्लस डेल्टा, है ना। ये डेल्टा मेरा उन दोनों सोर्सेज के बीच में फेज डिफरेंस है, तो ये 0 है। ठीक, तो सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा, शाई इक्वल्स टू dr cos फाई। ठीक, अब dr क्या था मेरा, dr था मेरा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना d ले लेता हूँ 2 पाई लैम्डा बाई 2, तो अगेन dr विल बी 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 2, लैम्डा से लैम्डा, 2 से 2 कैंसिल, dr इज इक्वल टू पाई, है ना। और अगर मैं अपनी नॉर्मलाइज्ड फील्ड निकालता हूँ, तो नॉर्मलाइज्ड फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मलाइज्ड फील्ड निकालने के लिए हम लोग E डिवाइड बाई ई मैक्स कर देंगे। ठीक है, E मेरा कितना है 2J E0 साइन शाई बाई 2, और अगर मैं इसको 2J E0 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियसली इतनी होगी। ठीक है, तो 2J E0 से 2J E0 कैंसिल, ये आ गया साइन शाई बाई 2, और शाई की वैल्यू कितनी है, शाई की वैल्यू है dr cos फाई, है ना, शाई की वैल्यू dr cos फाई। तो dr cos फाई मतलब पाई cos फाई बाई 2, तो ये हो जाएगा मेरा En नॉर्मलाइज मतलब साइन पाई cos फाई बाई। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा, रिजल्टेंट नॉर्मलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। तो आप मुझे बताओ साइन मैक्स कब होता है, साइन मैक्स तब होता है जब पाई बाई 2 हो, या -1 कब होता है जब -3 पाई बाई 2 हो। तो हम सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं साइन, अगर मैं मैक्सिमा निकाल रहा हूँ तो फॉर मैक्सिमा, ठीक है, फॉर मैक्सिमा के लिए मैं लिख रहा हूँ साइन पाई कॉस फाई बाई 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा साइन, कंपेयर करेंगे हम किसके साथ, ऑब्वियसली 2k+1 पाई बाई 2। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, यहाँ से पाई कॉस फाई बाई 2 को इक्वेट कर सकता हूँ 2k+1 इंटू पाई बाई 2 से। तो पाई बाई 2 मेरा ये कट गया, यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से मेरा आया cos फाई इक्वल्स टू 2k+1।
अगेन दिस इज प्लस माइनस, तो प्लस माइनस तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिस विल बी कॉस फाई ऑफ मैक्स, यानी मैक्सिमम वाले पॉइंट आ जाएंगे यहाँ पे। अब अगर मैं k की वैल्यू 0 लेता हूँ, जब k की वैल्यू 0 लेता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा कॉस फाई मैक्स इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 1, है ना। फाई कॉस प्लस माइनस 1 कब होता है? प्लस 1 होता है 0 पे, माइनस 1 होता है पाई पे, है ना। तो फाई मैक्स मेरे दो आ जाएंगे, एक 0 और एक 180 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली हम लोग मिनिमा आइडेंटिफाई कर लेंगे। मिनिमा के लिए क्या होगा? मिनिमा के लिए अगेन साइन पाई बाई 2 कॉस फाई इक्वल्स टू क्या होगा? इक्वल्स टू 0 होगा। 0 कब होता है? 0 होता है साइन हर पाई पे, यानी साइन प्लस माइनस के पाई, एम पाई एन पाई कुछ भी आप मान लो। तो पाई बाई 2 कॉस फाई इक्वल्स टू आप रख सकते हो प्लस माइनस के पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, फाई कॉस फाई मिनिमा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2 प्लस माइनस 2 के। ठीक है, जब के की वैल्यू 0 रखेंगे हम तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, के की वैल्यू 0 रखेंगे। और कॉस फाई 0 कब होता है? जब फाई की वैल्यू हो 90 या 270। ठीक है, तो ये आपने फाई मिनिमा भी आइडेंटिफाई कर लिया। ऐसे ही हम हाफ पावर पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लेंगे। साइन पाई बाई 2 कॉस फाई, ये मुझे 1/√2 बनाना है। साइन 1/√2 कब होता है? जब पाई बाई 4, है ना, प्लस माइनस या साइन ऑफ, है ना, 2k प्लस 1 इंटू पाई बाई 4। हर पाई बाई 4 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है। तो यहाँ से आप पाई बाई 2 कॉस फाई को इक्वेट कर दोगे 2k प्लस 1, ऑब्वियसली प्लस माइनस पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 से ये 2 टाइम्स कट गया, 1/2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस फाई इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस 2k प्लस 1 इंटू डिवाइड बाई 2। अब अगर मैं k की वैल्यू लेता हूँ 0, है ना, तो ये मेरा h लगा लेंगे हम, हाफ पॉइंट्स, है ना, कॉस फाई h मतलब हाफ पॉइंट्स। और ये मेरा कितना हो जाएगा? दिस इज प्लस माइनस 1/2। आप मुझे बताओ फाई h कितना आ जाएगा? कॉस 60 पे होता है, 120 पे माइनस होता है, -1/2, 240 पे भी माइनस होता है, और 300 पे प्लस होता है। ये चारों वैल्यूज आपके हाफ पावर पॉइंट्स आ जाएंगे। और अगर ये आपका आ गया तो आप इसके रेडिएशन पैटर्न को कुछ इस तरीके से प्लॉट कर सकते हो। आप देख सकते हो मैक्सिमा कहाँ पर है आपका? 0 और 180 पे, है ना। मिनिमा कहाँ पे आपका? 90 और 270 पे। ठीक, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी ली है आपने? d/2 यानी लैम्डा बाई 2, d यानी लैम्डा बाई 2। और हाफ पावर पॉइंट्स आपके कहाँ आ रहे हैं? 60, 300, 120 और 240। तो ये आपके हाफ पावर पॉइंट्स कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एरे ऑफ टू नॉन आइसोट्रॉपिक बट सिमिलर पॉइंट सोर्सेज। अब देखो ये स्टडी, यही सेम एरे की स्टडी हम लोग नॉन आइसोट्रॉपिक सोर्सेज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक डायरेक्शनल एंटीना है जो कि आइसोट्रॉपिक नहीं है, मतलब इक्वल अमाउंट में हर डायरेक्शन में रेडिएट नहीं कर रहा, वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में रेडिएट कर रहा है। तो ऐसे केस में हम उनको बोलेंगे नॉन आइसोट्रॉपिक। और सिमिलर क्यों बोल रहे हैं? मतलब अगर इसको भी मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ही हो। कुछ इस तरीके से मैं सिमिलर इनको बना करके चल रहा हूँ। तो अगर ऐसा है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं उस आइसोट्रॉपिक पॉइंट सोर्स को एक डाइपोल एंटीना से रिप्लेस कर दूँ। तो डाइपोल एंटीना से रिप्लेस कर दूंगा तो आप देख सकते हो कि ये जो आइसोट्रॉपिक पॉइंट सोर्स 1 और 2 पे मैंने केवल डॉट लगा रखा था, 1 और 2 पे डॉट में लगा के मैंने कुछ लाइन खींच रखी है, लीनियर एंटीना बन जाएंगे ये। और उस लीनियर एंटीना बनने के बाद होगा क्या कि मैं उसको नॉन आइसोट्रॉपिक सोर्स की स्टडी मान करके चलूंगा। ठीक है, अब अगर मैं मान के चलूं कि इसके लिए सपोज फॉर एग्जांपल ये दोनों ही जो इन दोनों की जो फील्ड है वो सपोज ई नॉट डैश साइन फाई है। ठीक है, इसकी भी ई नॉट डैश साइन फाई और इसकी भी ई नॉट डैश साइन फाई। अब अगर मैं इनको सेम फेज में ऐड करता हूँ या ऑपोजिट फेज में ऐड करता हूँ, डिपेंडिंग ऑन मेरे को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से
मैं ये एक्सप्रेशन डिराइव कर सकता हूँ। ठीक है, ये एक्सप्रेशन डिराइव कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हैं इसको? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप जानते हो कि E विल बी वॉट, E1 प्लस E2। ठीक है, इस वाले सोर्स की वजह से फील्ड जल्दी पहुंच जाएगी डिस्टेंट पॉइंट पे, है ना, P पे, और इस वाले पॉइंट की वजह से थोड़ा लेट पहुंचेगी, तो रिटार्डेड में नेगेटिव इधर की तरफ आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, है ना। ये जल्दी पहुंचेगी, ये लेट पहुंचेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ E नॉट साइन फाई इंटू ई की पावर 1 की वजह से, 1 कौन सा वाला है, दूर वाला, दूर वाला मतलब नेगेटिव, माइनस जे शाई बाई 2 प्लस ई नॉट डैश है ना। दूसरा वाला क्या है, ई नॉट डैश साइन फाई, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नॉट साइन फाई ही है। और दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, प्लस जे शाई बाई 2। अब आप देखो ई नॉट साइन फाई अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ई की पावर माइनस जे एक्स प्लस ई की पावर जे एक्स अपॉन 2 डिवाइड बाई 2, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम सिंपली 2 ई नॉट डैश साइन फाई कॉस शाई बाई 2। ठीक है, और ये जो ई है ये बेसिकली नॉर्मलाइज्ड है, तो मैंने 2 ई नॉट डैश से इसको डिवाइड कर दिया। इसको लिख सकता हूं मैं 2 ई नॉट डैश साइन फाई कॉस शाई बाई 2, है ना। अब अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखूं तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 2 ई नॉट साइन फाई। मैक्सिमम वैल्यू मत लेना क्योंकि ये फाई का फंक्शन है, ये भी फाई का फंक्शन है, दोनों फाई के फंक्शन है। ठीक है, तो 2 ई नॉट से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ई एन मिल जाएगा। ये नॉर्मलाइज फील्ड बन जाएगी। अब अगर मैं शाई देखूं तो शाई मेरा वही है डी आर कॉस फाई प्लस डेल्टा। अलग अलग डी आर के लिए, अलग अलग डेल्टा के लिए आप कई सारे केसेस बना सकते हो। तो अगर मैं इसको समराइज करना चाहूँ बेसिकली, तो मैंने क्या करा, मैंने फील्ड पैटर्न्स, देखो आप ध्यान से, मैंने फील्ड पैटर्न की मल्टीप्लाई कर दी। अगर इसका फील्ड पैटर्न है साइन फाई, इसका फील्ड पैटर्न है कॉस शाई बाई 2, तो ये दोनों फील्ड पैटर्न बेसिकली मल्टीप्लाई हो गए। अगर इन दोनों में यहाँ पर ई नॉट साइन फाई प्लस डेल्टा होता, है ना, तो ये जो फेज होता ई की पावर जे एक्स, तो ऑलरेडी ये इस वाले डेल्टा में इंक्लूड हो जाता, इसीलिए मैंने यहाँ पर फेज पैटर्न को ऐड कर दिया। ठीक है, अब इंडिविजुअली ये क्या है, ये मेरे फील्ड पैटर्न है इंडिविजुअल सोर्स का, स्मॉल एफ थीटा फाई, एफ पी थीटा फाई, ये फेज पैटर्न है इंडिविजुअल सोर्स का। ठीक है, ये इंडिविजुअल सोर्स का फील्ड पैटर्न और ये फेज पैटर्न। और ये जो मेरा कैपिटल एफ है और कैपिटल एफ पी है, ये मेरा फील्ड पैटर्न है एरे ऑफ आइसोट्रोपिक सोर्स और एरे ऑफ आइसोट्रोपिक सोर्स। मतलब अगर ये आइसोट्रोपिक सोर्स होता और ये आइसोट्रोपिक सोर्स होता, तो उन दोनों आइसोट्रोपिक सोर्स की वजह से जो एरे बनता वो क्या बनता, वो बनता कॉस शाई बाई 2। तो एफ पी थीटा फाई है कॉस शाई बाई 2 और एफ थीटा फाई है साइन फाई। तो उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका क्या मिल जाएगा, ये आपका रिजल्टेंट फील्ड पैटर्न मिल जाएगा। फेज पैटर्न में आप उन दोनों के फेजेस को इंडिविजुअली ऐड कर दोगे। तो इसी के बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न मल्टीप्लिकेशन। जो भी हमने पहला एक्सप्रेशन लिखा, स्मॉल एफ थीटा फाई इंटू कैपिटल एफ थीटा फाई, मतलब वो दोनों ही पैटर्न्स का मल्टीप्लिकेशन है। कौन कौन से दो पैटर्न्स हैं, एक पैटर्न है इंडिविजुअल सोर्स का और एक पैटर्न है एरे ऑफ आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स का। तो अगर मैं फील्ड पैटर्न निकालना चाहता हूँ नॉन आइसोट्रोपिक बट सिमिलर पॉइंट सोर्स का, तो वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट होगा किसका, पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल सोर्स एंड पैटर्न ऑफ एरे ऑफ आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्सेस। लेकिन ध्यान क्या रखना पड़ेगा मुझे, कि वो एरे ऑफ आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स में जो डिस्टेंस है वो सेम हो, उन दोनों की लोकेशन सेम हो, उन दोनों के एम्पलीट्यूड सेम हो और फेज भी सेम हो, जैसे कि नॉन आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स के लिए थे। ये जो प्रिंसिपल है इसको बोलते हैं पैटर्न मल्टीप्लिकेशन। अब इसको हम स्टडी कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल एक केस है मेरा जिसमें सेपरेशन है दोनों की लैम्डा बाई 2 और उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है डेल्टा इक्वल टू 0। तो डेल्टा इक्वल टू 0 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो रिजल्टेंट फील्ड पैटर्न होगा वो कितना होगा, साइन फाई कॉस शाई बाई 2। शाई कितना है, शाई है मेरा डी आर कॉस फाई प्लस डेल्टा, है ना। देख लो शाई मेरा कितना था, शाई था मेरा डी आर कॉस फाई प्लस डेल्टा। डेल्टा तो मैंने 0 कर दिया यहाँ से, ठीक है। और डी आर मेरा आ गया 2 पाई बाई लेमडा इंटू डी, और डी कितना है मेरा, डी इक्वल टू लेमडा बाई 2 है। तो अगर डी इक्वल टू लेमडा बाई 2 है, ये मैंने लेमडा बाई 2 रख दिया, तो लेमडा से लेमडा कटा, 2 से 2 कटा, अगेन दिस विल बी पाई। तो यहाँ से मैं डी आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ कितना, पाई।
और शाई बाई टू कॉस फाई मतलब पाई बाई टू कॉस फाई। तो रिजल्टेंट फील्ड पैटर्न कितना आ जाएगा, कुछ ये आ जाएगा। और अगर मैं उसको प्लॉट करता हूँ तो ये कुछ ऐसा बनता है। ये मेरा इंडिविजुअल आइसोट्रॉपिक पॉइंट सोर्स की वजह से था, ठीक है, और ये मेरा इंडिविजुअल सोर्स की वजह से था, और ये मेरा उस एरे की वजह से था, है ना, साइन वाले की वजह से ये आया था। और जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ भी मैक्सिमा है, यहाँ भी मैक्सिमा है, तो आपको 90 पर मैक्सिमम मिलेगी। आप देख सकते हो यहाँ भी मैक्सिमा है 90 पे, यहाँ भी मैक्सिमा है 90 पे, तो यहाँ आपको 90 पे मैक्सिमम मिलेगी। सिमिलरली 270 पे मैक्सिमा दोनों पैटर्न्स की, तो 270 पे मैक्सिमा दोनों पैटर्न्स की मिलेगी। और यहाँ पर एम्पलीट्यूड कंपैरेटिवली कम हो रहा है ना, इस वाले का इसका। तो अगर ये एक से, ये तो एक ही है थ्रू आउट, लेकिन अगर ये एक से कम है तो वन मल्टीप्लाई विथ समथिंग विच इज़ लेस। अगर ये मेरा एक से कम है तो ऑब्वियसली दोनों वैल्यू जो एक से कम है उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू थोड़ी और कम हो जाएगी, मतलब ये फील्ड पैटर्न थोड़ा और शार्प हो जाएगा। दूसरे केस में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो लैम्डा बाई टू अगेन, डेल्टा अगेन जीरो, लेकिन मैं आउट ऑफ फेज बोल रहा हूँ यहाँ पर। मैं एक फील्ड पैटर्न ई नॉट साइन फाई ना लेकर के ई नॉट कॉस फाई ले रहा हूँ। तो ई नॉट कॉस फाई ले रहा हूँ, आगे ये सारी वैल्यूज सेम है। ऐसे केस में मेरा रिजल्टेंट पैटर्न क्या बनेगा, रिजल्टेंट पैटर्न बनेगा मेरा ये। कॉस फाई के लिए क्या बनता है, कॉस फाई के लिए 0 और 180 पर मैक्सिमम आता है, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी कॉस फाई आइसोट्रॉपिक के लिए, ठीक है। उसकी मल्टीप्लाई अगर हम इससे कर दें, ठीक है, कॉस पाई बाई टू कॉस फाई, तो कॉस पाई बाई टू कॉस फाई यही आता है। इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर हम करें, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो आप देखो यहाँ पर मैक्सिमा है 0 पे, सॉरी मिनिमा है 0 90 पे, और यहाँ पर मैक्सिमा है 90 पे, है ना। तो कुछ रिजल्टेंट फील्ड पैटर्न यहाँ पर तो होगा नहीं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर रिजल्टेंट फील्ड पैटर्न आपको 90 पे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। अब अगर आप इसका मैक्सिमा देखो तो इसका मैक्सिमा है 0 पे, लेकिन इसका मिनिमा है 0 पे, 0। तो मैक्सिमा इंटू 0 मतलब अगेन यहाँ पे भी 0 मिलेगा। तो 90, 270, 180 और 360 ये सारे वैल्यूज पर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन कुछ पोर्शन जो इसका है एक स्पेसिफिक एंगल पर, ये इतना एंगल और ये इतना एंगल, तो इतने एरिया के लिए ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, है ना, और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्टेंट फील्ड पैटर्न कुछ ये बनेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया एरे ऑफ टू नॉन आइसोट्रॉपिक बट सिमिलर पॉइंट सोर्सेज और एरे ऑफ टू आइसोट्रॉपिक बट सिमिलर पॉइंट सोर्सेज।